अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। गुज़श्ता कुछ रोज से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर जोरों शोर से काम कर रही थी और तमाम जमातों के रहनुमाओं को इस सिलसिले में एतमाद में लिया जा रहा था। इन मुज़ाकरात की खास बात यह थी कि PTI से लेकर तमाम जमातें इन इस्लाहात में दिलचस्पी भी ले रही थी और बहुत अरसे बाद PTI भी इन मुज़ाकरात में मस्बत किरदार अदा कर रही थी। इंतखाबी इस्लाहात का होमवर्क कंप्लीट होने और तजावीज़ पर तमाम फरीक़ैन के राज़ी होने के बाद गुज़श्ता रोज़ इसे पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाना था, लेकिन यहाँ हुकूमत की जानिब से एक बारीक चाल चलने की कोशिश की गई जो कामयाब होने से पहले ही मीडिया पर आ गई, जिसके बाद पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हंगामा बपा हुआ और बात इस हद तक बढ़ी कि PTI तो क्या हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने इस अमल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वो ख़ास तरमीम जो हुकूमत की जानिब से करने की कोशिश की गई वो इंतखाबी इस्लाहात की सेक्शन 230 से मुताल्लिक थी। ये तरमीम ऐसी थी कि जिस पर कमेटी ने किसी भी इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लिया था। कल के हंगामे के बाद आज इन इंतखाबी इस्लाहात को कुछ मज़ीद तरमीम के बाद मंजूर करा लिया गया है। कुछ सॉफन करने के बाद अब इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड आए और उसके बाद पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से जो इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल 2023 है वो मंजूर करा लिया गया है। पार्लियामान के दूसरे रोज़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतखाबी इस्लाहात पर गुज़श्ता रोज़ उठाए गए एतराज़ात पर वज़ाहत के साथ साथ अपोजिशन और इत्तेहादियों के एतराज़ात तस्लीम करते हुए बताया कि हुकूमत ने निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शेख 230 बिल से ना निकालने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक निगरां हुकूमत को 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहिदों का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत को पहले से जारी मनसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत के इख्तियारात महदूद जो कि कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी और निगरां हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मनसूबों से मुताल्लिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। अमेंडमेंट्स सर्कुलेट हुई हैं, रेस्ट ऑफ दी अमेंडमेंट्स जो मैं ऐवान के सामने आपकी इजाज़त से और ऐवान की इजाज़त से रखना चाहूँगा सर, वो वही हैं जिन पे 100% कंसेंसस है और वो इसलिए है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो मज़ीद ऐसे तरीके से हों, शफाफ हों और उन पे एतराज़ जो है वो कम अज़ कम इस वजह से ना हो कि को कानून में ऐसा इबाम था या गुंजाइश थी जिसको मिसयूज़ किया गया और उसका फ़ायदा उठाते हुए इंतखाबी नताइज पे कोई असरअंदाज हो सके। अब हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात तो वज़ीर कानून ने दूर कर दिए हैं, वजाहत भी आ गई। एतराज़ शुदा तरामीम को ख़त्म करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं है। इन तरामीम की मंजूरी के अमल में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और कोरम की निशानदेही करके ऐवान से वॉकआउट कर गई। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ जो तरामीम मंजूर कराने की कोशिश की थी वो निगरां हुकूमत से मुताल्लिक थी। इन तरामीम की मंजूरी के बाद निगरां हुकूमत को इतनी ताकत मुहैया हो जानी थी जितनी किसी भी मुंतखब हुकूमत को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हासिल होती है। सबसे अहम तरामीम जो इलेक्शन एक्ट की शिक 230 की सब क्लॉज 2A में शामिल थी, जिसके तहत निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के तहत निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसलों का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत बैनुल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की माहिदों से मुताल्लिक न सिर्फ बातचीत कर सकती थी बल्कि निगरां हुकूमत के पास मज़ीद नए मुआहदे करने का इख्तियार भी होना था, जो अब नहीं है। इलेक्शन एक्ट यही मुजव्वज़ा शेक जिस पर नून लीग के सिवा तमाम जमातों को एतराज़ था और इजलास में तमाम जमातों के रहनुमा ने इस पर भरपूर एतराज़ उठाया था। उसमें जमात इस्लामी के कामरान मुर्तज़ा ने तो ये तक कहा कि सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीके से दस्तखत कराए गए। कागज़ों के दरमियान सेक्शन 230 का कागज़ डालकर दस्तखत कराए गए और मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है जिसमें सेक्शन 230 तरमीम नहीं है और मुजव्वज़ा तरमीम आइन से मुतसादिम है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी, PTI के सेनेटर अली इस्लामी के इसी तरह सेनेटर मुश्ताक समेत तमाम अरकान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आ गया था और एक नाम चलना शुरू हो गया था, उससे जो है ना वो थोड़ा सा हमें कान हुए थे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। अभी जो हमारी पार्लियामानी लीडर हैं शायदा, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें सेक्शन 230 में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं है। फिर मैंने और अली ने डिस्कस किया तो वो भी चूँकि मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, वो नहीं था, मगर अब इसका हिस्सा बनाया गया है उसको। ये हुकूमत चलाना जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, ना कि निगरानों का काम होता है। मैं बड़ा कंफर्टेबल था, मेरे से मुश्ताक साहब ने भी पूछा कि भाई आपने ये देखा था, मैंने कहा हाँ, जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं, वो फ़ायदा ही देंगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे यकीन है कि हो सकता है लॉ मिनिस्टर साहब और अयाज सादिक साहब को भी पता ना हो कि ये बीच में आ गए हैं। इसके ऊपर लातादाद जजमेंट्स कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद हैं
कि रोल ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होगा, और रोल ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी भी तरह इस सूरत में नहीं हो सकती। मेरी आपसे दरखास्त है कि आज कोई लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए। आज मुल्क की हालात के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बेशक आप डिस्कशन करें, लेकिन इस एजेंडे को कम से कम 2 दिन के लिए मौखर करें ताकि हम इन बिलों को पढ़ें, इनके अंदर आने वाले तरामीम को पढ़ें, तैयारी करके आए, उसके बाद यहां डिबेट हो और उस डिबेट के बाद ये पार्लियामेंट जिस कंसेंसस पे पहुंच जाए वो क्वालिटी लेजिस्लेशन होगी। सरदार साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसमें नियर कंसेंसस के ऊपर ये सारा कुछ जो है फाइनलाइज हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुख्तलिफ कुलीग्स जो हैं उनकी तसल्ली के लिए, उनकी तशफ़ी के लिए आप कल का वक्त जो है तय कर दें कि जिस वक्त ज्वाइंट सिटिंग होगी इसको कल की सिटिंग में ले जाएं जो है, ताकि लोगों के पास जो है एम्पल टाइम हो उसको देख सकें। हुकूमत ने कहा इसको कल की सिटिंग में ले जाएंगे और कल के वादे के मुताबिक आज की सिटिंग में डिस्कस हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2023 तरमीमी बिल मंजूर किया गया। इस पर सेनेटर मुश्ताक खान जमात इस्लामी के उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सुने। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी आपने देखे। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन सेनेटर रज़ा रब्बानी साबिक़ चेयरमैन सेनेट भी हैं, उनके रिजर्वेशंस भी पार्लियामान के फ्लोर पे रिकॉर्डेड हैं। और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स की गई, उन अमेंडमेंट्स को कंसेंसस के साथ हुकूमती जमातों ने तो मंजूर कर लिया, पीटीआई वॉकआउट कर गई है। अब इस पर जो दीगर तरामीम की गई हैं उनके तहत निगरान हुकूमतों के मालियाती इख्तियारात में इजाफा तजवीज़ किया गया। इसके अलावा कहा गया था कि ऐसे इकदाम भी किया जा सकेंगे जो आलमी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदों से मुताल्लिक हो। तरामीम में कौमी असम्बली के लिए 40 लाख से 1 करोड़ जबकि सूबाई मुहिम पर 20 से 40 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। तरामीम के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सूरत में 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। तरामीम में निगरान हुकूमतों के माली इख्तियारात बढ़ाने के साथ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में भी तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई और तरामीम के मुताबिक कागजात नामजदगी फॉर्म में भी तब्दीलियाँ होंगी। आम इंतखाबात के 3 दिन के अंदर सियासी जमातों को मखसूस नशस्तों पर तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करना होगी। मजीद ये कि इंतखाबी उज़रदारी पर इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर फैसला करना होगा और दूसरी सूरत में जीतने वाला उम्मीदवार फातेह करार पाएगा। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर बगैर वक्त ज़ाय किए नताइज का उसकी जो कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा और रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हल्के में वोटर्स की तादाद की तब्दीली 5% से ज़ायद नहीं हो सकेगी। तरामीम के मुताबिक हल्कों की फहरिस्त पर कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलें 30 दिन की सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेंगी और नए शनाख्ती कार्ड वालों का डेटा नादरा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का पाबंद होगा ताकि वोटर लिस्ट में बर वक्त इंदराज हो सके। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो ड्यू थी, होनी भी चाहिए थी, बिल्कुल जस्टिफाइड है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जैसे क्लॉज 2A की बात हो रही थी जिसमें एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह का मैंडेट दे के उसके इख्तियारात को इतना बढ़ा दिया जाए कि जिससे एक तासुर मिले कि जो अनइलेक्टेड मेंबर्स है और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर सेटअप है, वो इतनी देर तक आगे चलेगा कि जिस तरह पंजाब के अंदर सिचुएशन दिखाई दे रही है। और अभी भी अनसर्टेनिटी लूम्स, यानी अभी गैर यकीनियत है कि उसके बादल छटने नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की आपस में जो टग ऑफ वॉर है, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, वो भी शुरू हो गई है और इस हवाले से आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जहाँ तक बात है तो खबरें ये भी आ रही है कि राजा रियाज साहब ने भी कंसल्टेशन की है और फिर ये भी कहा है कि अगर इसहाक डार को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है तो फिर मुझे ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दे। यानी हर कोई हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करने की कोशिश कर रहा है। हर एक की कोशिश है कि ऐसे मौके पर जो उसका ड्यू है वो एज अ टेक अवे अपने साथ ले जाए। अब ये एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरी तरफ जो चेयरमैन पीटीआई के हाँ भी जो केसेस हैं वो कतार अंदर कतार लगे हुए हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, बनी गाला में मौजूद हैं। उनको एक बार फिर FIA ने साइफर तहकीकात में कल फिर बुला लिया है और साइफर वाला मामला उस पर चेयरमैन पीटीआई ने हाल ही में यू टर्न लिया। अपने वकला के कहने पर यू टर्न तो ले लिया है, लेकिन क्या उस यू टर्न से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा है उसके बादल छट जाएंगे? क्या जो एक परेशानी का आलम है वो दूर हो गया है? क्योंकि वो एक तासुर दे रहे हैं कि आने वाले दिन बहुत खुशगवार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साइफर तहकीकात मामले पर चेयरमैन पीटीआई को एक बार फिर FIA ने तलब कर लिया और अब 31 अगस्त को की तारीख दी गई, 1 अगस्त की गालिबन तारीख दी गई है चेयरमैन पीटीआई की कि वो
FIA के रूबरू पेश हों। साइफर मामले के ऊपर चेयरमैन PTI पहले ही एक यू टर्न ले चुके हैं और उनके मुताबिक 27 मार्च को जो पब्लिकली एक खत लहराया गया था वो साइफर नहीं था, बल्कि साइफर तो वजारत खारजा में महफूज पड़ा है, और जो गुम गया था वो भी साइफर नहीं था। तो अब ये जो उलटफेर हो रही है, कलाबाजियाँ अपने ही बयानात में ली जा रही हैं, इससे क्या निकलेगा? और ख़ास तौर पे जिस अमेरिकन सेंटिमेंट के मुतालिक बात की गई, एंटी अमेरिकन एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उसने कितना डैमेज किया है पाकिस्तान को, उससे क्या नुकसानात हुए हैं? आलमी फोरम के ऊपर भी, आलमी महाज के ऊपर भी बात करेंगे। ताहिर जावेद साहब इस वक्त US डेमोक्रेटिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने हाल ही में एक यू टर्न लिया है, और अगर उनको उनके पॉलिटिकल करियर का इसे सबसे बड़ा यू टर्न कहा जाए तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। साइफर मामले पर अमेरिका में क्या सेंटिमेंट पाया जाता है, खास तौर पे एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, अमेरिका तो पहले दिन से जो लोग इसको थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व थे वो डिनाई करते थे, और किसी ने इसको किसी भी टाइम पे सीरियस नहीं लिया था। तो और मैं अपनी भी एक बात करूं कि मैं तकरीबन ये जब शुरू ही हुआ था मामला उस वक्त और आज तक 1 दर्जन के करीब मुख्तलिफ टॉक शोज में मैं बड़ी डिटेल और डेप्थ के साथ बता चुका था कि इसके देखिए साइफर जो आप समझना पड़ेगा ना, इस तरह के साइफर हजारों आते हैं दिन में, लेकिन उसके अंदर जिस चीज को बना के उसको उछाला गया था ना, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर कि भी एक साजिश हो रही है और अमेरिका इसके ऊपर कोई कंडीशंस रख रहा है या यानी पीछे से कोई इस पे अमेरिका का हाथ है। तो इस तरह की कोई ऐसा सच नहीं थी। एक जनरल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 डिप्लोमेट्स, जो उनकी अपनी फाइंडिंग फ्रॉम आवर साइड, जो एक आप समझे कि एम्बेसडर साहब थे, उन्होंने जो उसके ऊपर आपने समझा कि भी मुझे इसमें ये महसूस हुआ है, उन्होंने अपने अल्फाज में भेजी थी कुछ चीजें, उसकी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि उसको इस तरह से कौमी मसला बना के 1 साल। अच्छा देखिए ना ताहिर जावेद साहब, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को फरोग दिया गया, एब्सोल्युटली नॉट। अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे भी हुए, किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तो हो सकता है, बट डोंट यू थिंक कि डैमेज हैज बीन डन, मतलब एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड? और फिर आज जो ये जो एक टेररिज्म की वेव दिखाई दे रही है, और उस वक्त जो सेलिब्रेशन हो रही थी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रिजीम चेंज के साथ, तो डोंट यू थिंक डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन? देखिए, डैमेज, यस यू आर राइट अबाउट दैट, और ये डैमेज मल्टी डिमेंशनल है। इसमें आपकी इकॉनमी का डैमेज भी है, इसमें आपके बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर भी चीज़ें पीछे गई हैं। आपके सामने है कि IMF के ऊपर आप सारी कंडीशंस मीट करने के बाद भी आपको थोड़ा ड्रैग किया गया, और ऑल द वे डाउन एजेंडे के अंदर नाम भी, यानी आपको एक टांग के ऊपर खड़ा होना पड़ा ऑल द वे डाउन टू द डे इट गॉट डिसाइडेड। तो ये बहुत, यानी इसके मल्टीपल इसके हैं चीजें। बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ कि चलें किसी हद तक वी पास दैट ब्रिज एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को मैं बेटर होता देखता हूँ आगे, तो मतलब वी शुड पुट दिस थिंग बिहाइंड अस नाउ। अच्छा, अब ये देखिएगा कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है खास तौर पे उसके अपने जो ताल्लुकात रप्चर हुए कहीं ना कहीं बातिन नज़र में दिखाई दिया कि वो भी रप्चरिंग हो रही है। आपको लगता है कि वो क्रैक्स भी फिल हो रहे हैं लॉबिंग फर्म हायर करने से, मुलाकातें करने से, कांग्रेसमैन से स्टेटमेंट्स दिलवाने से अमेरिका के अंदर? देख, ये अनफॉर्चुनेट चीज ये है, ये जो आपने बात की है कि PTI के कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं लॉबिंग, वो लॉबिंग तो कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि काफी हद तक वो भाग दौड़ अपनी कर रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा गलत है। अगर वो लॉबिंग करें कि जी प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई रास्ते हमवार करें, तो एक अलग चीज है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि किसी को शायद इशू, लेकिन वो तो जो लॉबिंग कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जिसको पाकिस्तान आज किसी भी इस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के अंदर टॉप 10, 15, 20 कंट्रीज के उसके अंदर उसका नाम ही नहीं है। आज आप अपने नेबर कंट्री के अंदर जो मणिपुर में हो रहा है उसको देख, एक भी इंडियन आपको अमेरिका के अंदर उसके ऊपर अपनी इंडियन हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नादान लोग इसके ऊपर, उनका एजेंडा गलत है, उनका स्लोगन गलत है, उनका स्टाइल गलत है, लेकिन वो अगर लॉबिंग करना चाहते हैं, अपनी PTI की करना चाहते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, जिस पे हमें किसी को भी उसके ऊपर शायद कोई इतराज ना हो, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हालात रहने के काबिल नहीं है, लोगों को उठाया जा रहा है और यानी जिसका कोई कसूर नहीं है, और इसको इस तरह से, लेकिन जो आप कहते हैं उसका असर अमेरिकन कांग्रेस के जो लोग हैं, खासतौर पे डेमोक्रेट साइड पे, उन्होंने तो ये जो वाक़या आपके वहाँ पे 9 मई को हुआ, उस तरह का वाक़या यहाँ 2 साल पहले हो चुका है 6 जनवरी को, और उन्होंने अपने हाथ से देखा कि लोगों ने एक जत्थे बना करके आए और सरकारी इमारतों के ऊपर चढ़ाई कर दी। 1100 लोगों को उसमें सजा हुई है 14 साल के लिए। तो अगर वो
आपके उस में गिनते हैं तो फिर 6 जनवरी के सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटर्स के पास कोई चॉइस भी है, कोई इसको कंसिडर भी करे। अच्छा ताहिर जावेद साहब, आई स्टिल रिमेंबर आप जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त भी मतलब आप हमारे शो में भी आते रहे हैं, हम आपको कंसिस्टेंटली सुनते भी रहे। आप भी उस वक्त की हुकूमत के और चेयरमैन पीटीआई के उस वक्त बहुत क्लोज थे और बहुत सारी चीज़ों के ऐनी शाहिद हैं। ये हुआ क्या? ये ओवरनाइट हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लावा था जो पक रहा था, और फिर ये जो क्रैक्स आ गए एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन, ये किस तरह से हुआ? अच्छा हाँ, पाकिस्तान की भी अगर बात कर रहे हैं, देखें वहाँ पे मामला तो बहुत अच्छे चल रहे थे। अगर आप रियलाइज करें, अगर आज आप रिवाइंड करके अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बातें सुने, हम एक पेज के ऊपर हैं। बाजवा साहब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जर्नल हैं, बाजवा साहब ने हमारी हर जगह पे हेल्प की। ये चीज़ें तो हम मसलसल मेरा ख्याल है कि इनके हर महीने में खान साहब की एक तकरीर के अंदर बाजवा साहब की की जाती थी। तो इन चीजों को देखें तो देखें, अगर तो आप हम उसको सच माने तो इनके हालात तो बिल्कुल अच्छे चल रहे थे। जहां पे मेरा ख्याल है इनके हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, वो कोलिशन के जो बाकी लोग थे उनको शायद कोई रिस्पेक्ट या जो मामला इनके साथ तय थे उसमें नहीं हुआ। अब ये सिंपल देखें, मैं तो एज अमेरिकन पाकिस्तानी यहाँ बैठ के जो डेमोक्रेसी को देखता हूँ कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लाया गया, जो 4-6 वोट आगे पीछे करके, यानी जो लोग एमक्यूएम को आप सिर्फ पकड़ ले, वो एक तरफ से दूसरी तरफ गई, आप वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस ये बैठे तो शायद कर लेते। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता पिकअप किया, बट मैं नहीं समझता कि फौज ने, मेरा ख्याल है कि अपने उस जो भी जितने महीने की गवर्नमेंट थी, मेरा ख्याल है उसके अंदर बेइंतहा कोशिश की कि पीटीआई के या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मामला को हेल्प की जाए। उनकी इंटरनेशनली जो मामला खराब होते थे उसको सही करने में बहुत सारी हेल्प की गई। अच्छा मुझे बताएं सर कि जो इंटरनेशनली मामला खराब हुए या इमेज खराब हुआ, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे जो बैनुल अक़वामी टूर्स हैं आप उसके भी ऐनी शाहिद हैं और कुछ में आप साथ भी थे। तो क्या हुआ था कि ये कहा जाए कि गल्फ के अंदर चेयरमैन पीटीआई वो बहुत नाराज थे, सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, अमेरिका के अंदर नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें हकीकत कितनी है? देखें हकीकत में तो मतलब मेरी अगर हम्बल राय के अंदर इनकी जो टीम के अंदर इमेच्योरिटी थी, कुछ लोग बहुत अंधाधुंध एतमाद करके ऐसे भी रखे हुए थे जो अंदर की बातें शायद बाहर बताते थे या जानबूझ के इस तरह के टॉपिक को छेड़ते थे, इसमें कैजुअल लूज स्टॉक हो जाए और ये चीजें फिर बाहर आ जाती हैं और उसके ऊपर जब उसको बढ़ा चढ़ा के तीसरे बंदे को पेश किया जाता है तो फिर उसमें जो लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं और फिर उनके लिए लूज स्टॉक हो, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें फिर डेफिनेटली होती हैं, जिसको फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से माफिया शफिया मांग के सीधा भी किया गया, जिसमें जनाब बाजवा का बड़ा रोल रहा और मतलब वो मसलसल हम देखते रहे कि वो चीजें चल रही थी इस तरह। नहीं, लेकिन कुछ मुलाकातों के तो आप ऐनी शाहिद भी हैं। मैं चाहता हूँ उन मुलाकातों का अहवाल बताएं ना कि क्यों सऊदी क्राउन प्रिंस नाराज़ हुए या उस वक्त उन्होंने क्या कहा या क्या उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई, और आलमी सतह के ऊपर ये यहाँ तो एक इमेज बिल्डिंग की गई कि चेयरमैन पीटीआई आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इंटरनेशनली वो कितने कनेक्टेड थे या जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो उनके बारे में क्या राय रखते थे? कुछ मुलाकातों के आप ऐनी शाहिद हैं, वाक़यात बहुत सारे आपके पास शेयर करने को। नहीं, मैं आई डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज़ मैं ना ही मेरे पास है ना मैं शेयर कर सकता हूँ इस तरह की कोई चीज़, लेकिन ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि देखें एक ओआईसी है और आप सालों साल से बेल आउट करने वाले जो 2-3 कंट्रीज हैं उसमें सऊदी अरेबिया फ्रंट लाइन के ऊपर है आपके बहुत सारे मामलों के अंदर फाइनेंशियली, तो वहाँ पे फिर यूएन के अंदर एक डिफरेंट चैनल बनाने के इशारे और ऐलान किए गए और ऐसी मुलाकातें भी हुई जिसके ऊपर एक यानी एक जा रहा था इस तरह का इमेज कि शायद ओआईसी के मुकाबले के अंदर कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है जो मेरा ख्याल है कि डजंट फिट वेल विद पीपल। तो वो चीजें छोटी छोटी इधर से उधर, छोटी नहीं है ये बात, लेकिन टू मनी मल्टीपल थिंग्स थी जो शायद कुछ लोगों को दूसरी तरफ पे पसंद नहीं आए और ये मिल के ये सारे मामला होते हैं, किसी एक चीज के ऊपर एकदम से नाराजगी कभी भी नहीं होती। तो क्या इस वक्त अमेरिका को प्रेशर डाल रहा है एज फार एज चेयरमैन पीटीआई's अरेस्ट इज कंसर्न्ड या मुल्क में इंतखाबात आर कंसर्न्ड, क्या ये से है अभी या उस तरफ से कोई दबाव आ रहा है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? अमेरिका के अंदर से
तो अमेरिका में है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चलना चाहिए, टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए और आने वाली हुकूमत को उसका मैंडेट, ये चीज़ें तो कभी भी अमेरिका इस स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा और ये हमेशा से होता रहेगा। इसके साथ साथ IMF की जो आपकी डील है उसके अंदर भी इलेक्शन कराना जो है और आगे इंटरिम गवर्नमेंट बनाना, ये सारी मामला डिस्कशन इसके ऊपर भी हुई है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को सामने देखें तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इस चीज़ को इंकरेजमेंट की जा रही है कि भी डेमोक्रेसी के जो मामला है उसके मामला को जो है इलेक्शन को टाइम पे और पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराया जाए। कुछ मुलाकातें ताकतवर हलकों से आपकी भी हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है? मुलाकातें मेरी कुछ हुई हैं जी। वो खास कोई मैसेज लेके गए थे आप, किसी के कहने पर थी या ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे? उसका क्या एजेंडा था ताहिर जावेद साहब, अगर आप बता सकते? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। मेरी पर्सनल मुलाकातें हैं जो भी हैं उसके अंदर तो इस किस्म की कोई चीजें मतलब डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इकानमी को बेहतर कैसे किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जा सकता है, इस तरह के मामला हुए, लेकिन नथिंग रिगार्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इवन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। नहीं, उसमें इलेक्शंस के हवाले से या जो इस वक्त पावर सेंटर्स है या कंसर्न क्वार्टर्स है वो क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन कराने, उन्होंने इलेक्शन कराना है, ये अपना मुद्दत पूरी करेगी ये गवर्नमेंट और जो है उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और इलेक्शन कराएगी अकॉर्डिंग टू दी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक। देयर इज यानी केयर टेकर सेटअप को कोई लंबा चलाने का इरादा नहीं है। आपके साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें आपको ऐसा तासुर नहीं मिला कि शायद केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर केयर टेकर सेटअप ही आगे एग्जिस्ट करेगा एक लंबे अरसे के लिए? नहीं, कोई इस तरह का मुझे दूर दूर तक कोई इशारा नजर नहीं आया। और चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस है या पीटीआई के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस दिखाई दी? आपको लगता है नहीं वो तो ड्यू होगा, दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ? इस टॉपिक पे मेरी डिस्कशन ही नहीं हुई। तो इकोनॉमी के हवाले से भी काफ़ी फोकस नज़र आते हैं वो। क्या ये फैसला हो गया है कि वो जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी, खासतौर पर हाइब्रिड रजीम थी या मिसाली ताल्लुकात हम सुनते थे, सेम पेज की हुकूमत हम सुनते थे, क्या वो तसलसल भी दिखाई देगा या अब वो प्रोजेक्ट फेल होने के बाद दोबारा वो काम नहीं होगा कि किसी एक जमात के साथ जो है उसके पलड़े में अपनी हमायत का बोझ डाला जाए? देखिए, मेरी जो छोटी मोटी जो जिस तरह की मुलाकातें, मैंने किसी भी जमात का या किसी को प्रमोट करने का कोई इस तरह का आइडिया मैं ना मैंने सुना है, ना मुझे कोई इशारा मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी डिस्कशन मेरी हुई है पाकिस्तान के मामला पे और आई फाउंड देम वेरी फोकस्ड कि भी पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो टॉप ज़रूरतें हैं वो यही है कि हम फाइनेंशियली एक चीज़ों से गुजर रहे हैं कि करंट है, इस को करने के लिए पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट लानी पड़े। बड़ा सिंपल फार्मूले है और उसको बड़ा सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं वो कमेटीज भी बनी है, फिर उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटीज और ऑपरेटिव कमेटीज बनी है और उसमें बड़े सीरियस लोगों को शामिल किया गया और दिन रात काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आ रही है, जिसकी डिस्कशंस ऑन द टेबल हैं। तो इसके ऊपर मैंने फोकस ज्यादा देखा है वर्सेस एनी अदर एजेंडा। ठीक, लास्टली ताहिर जावेद साहब, अमेरिकन सेंट्रल कमांड के कमांडर की मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हुई है, तो ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पर दहशतगर्दी हो रही है और ख़तरात भी मंडला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और फिर अफगानिस्तान का भी स्टांस उसके ऊपर ये कि ये तो अमेरिका का दोहा पीस एग्रीमेंट अमेरिका और अफगानिस्तान और तालिबान के माबैन हुआ था, इसमें किसी दूसरे मुल्क का किरदार नहीं। तो अमेरिका अब क्या सोच रहा है? क्या अमेरिका उसके बाद पलट के देख रहा है पीछे, या ये जो चैलेंजेस एक दफ़ा फिर ख़तरात मंडला रहे हैं इस पर अमेरिका ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? देखिए, जब से यहाँ से एग्जिट हुआ मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो अटेंशन है वो मोस्टली जो है वो यूक्रेन वार के ऊपर चली गई है, तो वो लोग तो देख रहे होंगे इन चीज़ों को, लेकिन एज फार एज के अमेरिका में टॉप रीजन पे डिस्कशंस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में 90% तवज्जो तो यूक्रेन वार पे है इंटरनेशनली, और उसी मैं तो मतलब अगर मेरे से पूछो तो मैं तो समझता हूँ कि इस एरिया के अंदर थोड़ी तवज्जो देने की इस वक्त ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसा ही ना हो कि हिस्ट्री अपने वापस रिपीट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IMF पैकेज के असरात एक कॉमनर के ऊपर किस तरह से मुरतब हो रहे हैं, किस तरह आवाम को बिजली के झटके लग रहे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक आते। पाकिस्तानी अवाम को आने वाले महीनों में बिजली के वो झटके लगने वाले हैं जो कि ना सिर्फ उनके होश उड़ा देंगे बल्कि अवाम इलेक्ट्रिक मसनूआत चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे।
नेपरा ने आज बिजली के बुनियादी टैरिफ पर वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया, जो अब तक महफूज था। इस फैसले के बाद फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गई है। यानी बिजली का बुनियादी जो टैरिफ है, बुनियादी यूनिट है, ऊपर वाली सतह पर तकरीबन 43 पर होगा। इसके अलावा बिजली के बिलों में शामिल होने वाले लामहदूद टैक्सेस वो अलहदा से हैं। इसी तरह कुल मिलाकर ये बिल 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को तकरीबन 60 रुपये या इससे कुछ ज़्यादा में पड़ेगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को भी इस इजाफे से बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 50 रुपये की लगभग अदा करना होगी। नेपरा के फैसले के मुताबिक 101 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये महंगी हो गई है और बिजली की फ़ी यूनिट नई कीमत 22 रुपये 95 पैसे होगी। नेपरा के फैसले के तहत 201 से 300 यूनिट माहाना के घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया और इस स्लैब के लिए नई कीमत 27 रुपये 14 पैसे फ़ी यूनिट होगी, जबकि 301 से 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली 6 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है और 301 से 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली की नई कीमत 32 रुपये 3 पैसे होगी। नेपरा के फैसले में कहा गया है कि 401 से 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली की नई कीमत 35 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट होगी। 501 से 600 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी होकर नई कीमत 36 रुपये 66 पैसे फ़ी यूनिट होगी। नेपरा फैसले के मुताबिक 601 से 700 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी कर दी गई और इस स्लैब पर फ़ी यूनिट बिजली की नई कीमत 37 रुपये 80 पैसे होगी, जबकि 700 यूनिट से ज़ायद माहाना इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी होकर 42 रुपये 72 पैसे होगी। इसी तरह 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर बशमूल GST यूनिट बिजली 50 रुपये से ज़ायद पड़ेगी। नेपरा इलामी के मुताबिक टाइम ऑफ यूज़ 3 फेज़ पीक आवर्स में फ़ी यूनिट बिजली की नई कीमत 41 रुपये 89 पैसे होगी और टाइम ऑफ यूज़ 3 फेज़ पीक आवर्स में फ़ी यूनिट बिजली की नई कीमत 35 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट होगी, जबकि कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ और ज़राई इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी कर दी गई और बिजली की नई कीमतों के नफाज के लिए के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर ये नोटिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा और नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और बिजली की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2023 से मुतवक्के है। नेपरा के फैसले के मुताबिक 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन कौन से, जिनको इस इजाफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन है जिनको इस्तिस्ना हासिल है और वज़ीर आज़म और दीगर मशीरों के मुताबिक इनकी तादाद 63% है। तो आपको बताते हैं कि वज़रा जो बयान जिन अफराद के बारे में दे रहे हैं ये वो सारिफीन हैं जिनके अरसा दराज से यूनिट 200 से कम नोट किए गए हैं। ये सारिफीन इस इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। इन अफराद की तादाद कुल सारिफीन का 63% बताई जा रही है। अगर इन नंबर्स को दुरुस्त मान लिया जाए तो हुकूमत वक्त इसका क्रेडिट लेने की बजाय होश के नाखून ले कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की तादाद 63% है जो बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदने से कासिर है, क्योंकि जिस घर में एक फ्रिज का भी इस्तेमाल हो उसके यूनिट लामहला 200 से ज़ायद हो जाते हैं। हत्ता कि 200 से ज़ायद पंखे चलाने पर इससे ज़्यादा यूनिट बर्न होते हैं। किसी भी हुकूमत को ऐसे अफराद को रिलीफ देने का क्रेडिट लेने की बजाय उनकी फलाह के लिए काम करना चाहिए, इस काबिल हो सके कि बुनियादी ज़रूरियात की अशिया इस्तेमाल कर सकें और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।